फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया, फैमिली में सभी लोग अच्छे से। यहां पर मैं भी मौज में हूं। बच्चों, स्वागत है आपका नमित अरोड़ा क्लासेज में। और हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे हैं कोस्टिंग फास्टट्रैक का। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर फास्ट ट्रैक में हमारी पढ़ाई किस तरह से होगी, बुक किस तरह से होंगी, चैप्टर किस तरह से डिजाइन है, किस तरीके से हम रिदम में एक चलते रहेंगे, रिवीजन किस तरह से करेंगे, वो सारी बातें और थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का एक आइडिया भी हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर रखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर जीरो। चैप्टर जीरो का मतलब है कि ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, जस्ट एक आइडिया है। तो अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, तो हमारे पास सिलेबस में सेकंड ग्रुप में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है, पेपर नंबर 4। और 100 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल पेपर है। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव रहेगा और 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू रहेगा। जो एमसीक्यू है 30 मार्क्स, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू जो बनेंगे वो सब्जेक्टिव पोर्शन से ही बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर उसका पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कैलकुलेटर पे शॉर्ट में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन पहले लेके चलेंगे, उसके बाद में थ्योरी और एमसीक्यू को भी हम कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि बुक्स और स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, तो कोस्टिंग के अंदर जो पहला हमारा पूरा फोकस है, जो हमारी मेन बुक रहेगी, वो रहेगी हमारी प्रैक्टिकल बुक। उस प्रैक्टिकल बुक के अंदर जो 70 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव है, जो हमें लिख लिख कर क्वेश्चन करने हैं, वो लिख लिख कर क्वेश्चन करने वाले आते हैं 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में। तो कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएंगे, कुछ 10 मार्क्स में आएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एमसीक्यू एक एक नंबर का आएगा, उसी सब्जेक्टिव पोर्शन का छोटा छोटा हिस्सा। और वहां पर कुछ थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी रहेगा। तो पहले हमारे पास रहेंगी कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल बुक। कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल बुक के अंदर टोटल हमारे 15 चैप्टर्स में हमने उसको बांटा हुआ है। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से बांटा हुआ है। और 15 चैप्टर्स पूरे के पूरे आपके वो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेंगे। इसके अंदर हमारे पास बी क्यू, पीवाई क्यू और सजेस्टेड रिवीजन इस तरह से रहेगा। तो हमारे पास जो बी क्यू है, बी क्यू का मतलब है बुक के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईसीआई का पूरा मॉड्यूल न्यू कोर्स का पूरा कवर करता है। आरटीपी एमटीपी जो न्यू कोर्स से रिलेटेड है वो पूरा कवर करता है। आरटीपी एमटीपी के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, जो आईसीआई रिलीज करता है हर अटेम्प्ट से पहले। और आपका एमटीपी होता है मॉक टेस्ट पेपर, जो आईसीआई रिलीज करता है एग्जाम से पहले। तो हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी एमटीपी आते हैं, प्लस आपका स्टडी मॉड्यूल रहता है, प्लस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन रहते हैं। इन्हीं से पूरा पेपर डिजाइन होता है। तो जो स्टडी मॉड्यूल है, आरटीपी है, एमटीपी है, स्टडी मॉड्यूल 100%, आरटीपी एमटीपी कई साल पुराने भी हैं जिनमें क्वेश्चन है, लेकिन वो नए कोर्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो जो भी रेलिवेंट पोर्शन नए कोर्स से रिलेटेड है, वो सारा 100% यहाँ पर आपका कवर होगा। दूसरा सेक्शन रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन के। पीछे पास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे जाते हैं उससे हमें ट्रेंड का पता चलता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू चलाया जाता रहता है। इसके बाद में सजेस्टेड रिवीजन ये रहता है, एक चैप्टर के अंदर भाई 60-70 क्वेश्चन है और 15 चैप्टर हैं, तो कितना हो गया भाई 15 चैप्टर, और एवरेज मान लेता हूं मैं 50 ही मान लेता हूं। तो आपके 750 के आसपास क्वेश्चन हो गए। तो 750 में और कम करके 500 क्वेश्चन मान लो आप। तो अब भाई मान लो 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन हम भाई कैसे रिवाइज करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। तो इसके लिए सजेस्टेड रिवीजन है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बुक्स दिखा देता हूं किस तरह से दिखेंगी। देखेगा प्रैक्टिकल बुक्स में हमारे पास अगर मैं इंडेक्स देखूं, तो ये टोटल 15 चैप्टर्स में हमने इसको बांटा हुआ है। इसके आगे इसकी वेटेज भी दे रखी है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। हमारे पास मैंने पहला चैप्टर सैंपल ले लिया है। तो जैसे पहला चैप्टर आपके पास मटेरियल कॉस्ट है, तो हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी, यहां पर पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो BQ1 ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। BQ यानी बुक के क्वेश्चन, इसमें स्टडी मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी आती रहेगी, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ऐसे चलता रहेगा। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कोई दूसरा टॉपिक चालू होगा जैसे लेवल सेटिंग, तो फिर से मार्किंग आएगी कि अब लेवल सेटिंग के क्वेश्चन है। इस तरह से पूरे BQ आपको मिलेंगे। इन्हीं BQ से PYQ बनते हैं, लेकिन तब भी हम PYQ सेक्शन को सेपरेट रखते हैं कि भाई पास्ट ईयर क्वेश्चन क्या क्या आपके आए हुए हैं, जिससे ट्रेंड का आइडिया लगता है कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी उसी तरह से पूछा जाता है। तो फिर हमारे पास दूसरा सेक्शन आ जाता है पास्ट ईयर क्वेश्चन। इसको हमने दिया हुआ है नाम PYQ1, PYQ2 पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो यहां पर आपको पूरा ट्रेंड का आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद में हमारे पास बुक के एंड में जब आप जाएंगे, तो वहां पर सजेस्टेड रिवीजन आपको मिल जाएगा।
कि भाई बी क्यू में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, पीवाई क्यू में से रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो क्लास के टाइम पे तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन करूं या ये करूं, क्या छोड़ूं क्या पढ़ूं, सारे क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते। तो उसका पूरा हिंट दिया हुआ है कि एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो आपका एग्जाम में जितनी भी एडजस्टमेंट आनी है वो यहाँ पर सारी कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी मेन बुक रहेगी, प्रैक्टिकल बुक, जिसके अंदर बीक्यू और पीवाईक्यू आपको मिलते रहेंगे। सर क्या ये क्वेश्चन क्लास में होंगे? जो बी क्यू हैं और जो पी वाई क्यू हैं दोनों क्लास में राइटिंग में होंगे और आपको साथ में लिखना है। अब यहां पर मेन बुक के साथ में बताता हूं, मेन तो यही चलना है आपका। आप लोग को ध्यान रखना है, फास्ट ट्रैक में बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक तो स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आराम से पढ़िए बिल्कुल। दूसरा, मैं क्वेश्चन सारे राइटिंग में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। तो जो क्वेश्चन राइटिंग में पूरे क्लास में मैं करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जितना भी कंसेप्ट है ए टू जेड, कंसेप्ट की कोई कटिंग नहीं है, पूरा कंसेप्ट यहां पर आपको मिलेगा। तो कंसेप्ट हम पूरा राइटिंग में लिखेंगे, कंसेप्ट पूरा राइटिंग में लिखने के बाद में जितने भी बी क्यू हैं वो करेंगे, पीवाई क्यू हैं वो करेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन डिस्कस होंगे। कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो भी आपसे डिस्कस होगा कि होमवर्क कैसे करना है। होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही होमवर्क में मिलेंगे, हर नया क्वेश्चन क्लास में करवाया जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरे सामने जो पुराने स्टूडेंट से रिपोर्टिंग आती है, देखो जो बच्चा लिख के करेगा साथ के साथ उसको तो नंबर बहुत बढ़िया मिलेंगे, पर कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते नहीं है और वो सोचते हैं कि बस हाँ देख लिया, समझ में आ रहा है, सर इतना बढ़िया समझा रहे हैं, हो गया। अगर आप लिखोगे नहीं तो दिक्कत आएगी। तो ये मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको बिल्कुल लिखकर करना है। इसके जो नोट्स बनेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 400 टू 500 पेज के नोट्स बनेंगे आपके, जो राइटिंग में क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप 200 पेज की या तो 3 रजिस्टर ले लेना, या फिर 400 पेज का एक रजिस्टर ले लेना, जब वो खत्म हो जाए तो 200 का एक और ले लेना। तो क्लास में सारा का सारा आप राइटिंग में लिखिएगा, पूरा कंसेप्ट आराम से समझिएगा, स्पीड में मत देखिएगा। छोटी क्लासें होंगी, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, आराम से आप एक लेक्चर देख सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, एक लेक्चर के बाद सोचते हैं कि सर अभी तुरंत ना हम दूसरा लेक्चर देख ले। देखो हर लेक्चर के बाद ना मैं उस लेक्चर से रिलेटेड कुछ होमवर्क या रीडिंग करने के लिए आपको दूंगा। तो आपका जैसे एक लेक्चर खत्म हो गया 2 घंटे का, उसके बाद का आपको मुश्किल से 15-20 मिनट का काम होगा, जिसमें आप रिवाइज भी कर सकते हैं और कोई होमवर्क का क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। तो पहले होमवर्क करना है, रिवाइज जो करवाया पढ़ाया है लेक्चर में वो करना है, उसके बाद अगला लेक्चर देखना है, उससे पहले नहीं देखना। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर हमने तो 7 दिन के अंदर ही फास्ट ट्रैक खत्म कर दिया। अरे भाई 7 दिन में तुमने 40 लेक्चर के आसपास देख लिए, मतलब तुमने ना तो लिखा ना होमवर्क किया, ये फ्रूटफुल नहीं है। तो पढ़ाई पढ़ाई के तरीके से, तो आपके पास फास्ट ट्रैक के अंदर जो भी क्लास में लिखवाया जाएगा आपको साथ में लिखना है, स्पीड में बिल्कुल नहीं देखना। ओके, इसके अलावा और क्या बुक्स मिलेंगी, तो अदर बुक्स में एक थ्योरी बुक मिलेगी, इसके लेक्चर भी होंगे हमारे अलग से, और एमसीक्यू बुक, थ्योरी का एमसीक्यू बुक आपको मिल जाती है, और एक क्विक रिवीजन बुक है। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, अब ये मटेरियल कॉस्ट था, ये पूरा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर चलता जा रहा है, अगर मैं इसके एंड में जाता हूं तो टोटल कितने पेज हो गए हमारे पास, 40 पेज पे चैप्टर आपका खत्म हो रहा है पूरा, ठीक है। अब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर इसका क्विक रिवीजन होगा, एक क्विक रिवीजन बुक आपको मिलती है। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा था, जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, वो सारे समराइज वे में आपको याद करवा दिए जाएंगे। और अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 पेज में खत्म हो गया। तो हर चैप्टर के एंड में हम क्विक रिवीजन किया करेंगे कि भाई हमने पूरे चैप्टर में ये चीजें पढ़ी थी, जिससे हमारे पास रिकॉल हो जाए। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक का डिजाइन रहेगा। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्लास के अंदर बी क्यू पीवाई क्यू और कंसेप्ट सारे लिखवा के और पूरे सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा, वो आप साथ के साथ करेंगे। स्पीड में मत देखिएगा, बच्चे 2x पे देखने लग जाते हैं, 1.5x। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो जा रहा है तो 1.2x पे चले जाइएगा, इससे ज्यादा मत जाइएगा। क्लास में जो भी लिखवाया जा रहा है वो आपको राइटिंग में ही करना है, तभी फ्रूटफुल होगा। राइटिंग में नहीं करेंगे, बच्चे को लगता है सर हमें समझ में तो आ रहा है तो हम राइटिंग में क्यों करें। अगर आप राइटिंग में नहीं करेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूं, मैं क्लास में लिखवा रहा हूं, आपके साथ लिखवा रहा हूं, आपको भी लिखना है। अगर आप राइटिंग में नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन तो आता होगा, लेकिन आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जैसे लिखने बैठेंगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं स्टेटमेंट कैसे बनाना चालू करूं, क्या करूं। आपका हाथ वहां पर काम नहीं करेगा, जबकि आपके दिमाग में होगा कि क्वेश्चन ऐसा होना है, लेकिन हाथ काम नहीं करेगा। तो आपको एग्जाम में, क्योंकि राइटिंग में 70 नंबर का न्यूमेरिकल लिखकर आना है, स्टेटमेंट बनाने हैं, तो यहां पर क्लास में आपको साथ के साथ लिखना होगा। ओके, अब हम बहुत नॉर्मल सी बातचीत करेंगे कि आखिर कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे पेपर का नाम है,
बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो अलग टर्म है। कॉस्ट का मतलब है जो भी खर्चे आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए किए हैं। हमारा पूरा का पूरा कॉस्टिंग का पेपर पूरी तरीके से फोकस्ड है कि या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये नहीं लिखना आपको, या फिर आप कोई, आज आपको क्लास में कुछ नहीं लिखना है, आज सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं मैं। तो आप या तो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट भी बनाते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे एक्सपेंसेज अगर हम जोड़ लें तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। अकाउंट से कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि कॉस्टिंग जो एक्सपेंसेज लेता है, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ उसे भी लिया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे हम यहां पर नोशनल नाम देते हैं, वो भी लिया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आप अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे तो प्रोपराइटर अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए मैं प्रोपराइटर हूं नमित अरोड़ा क्लासेज का, तो मैं अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन कॉस्टिंग कहता है कि आप अपने आप को जो समय दे रहे हो उसे कॉस्ट में कंसीडर करो। अगर आप यहां पर नहीं कहीं और काम करते तो भी तो कुछ अर्न करते, या आपकी जगह कोई और टीचर बैठ के पढ़ाता। मान लीजिए नमित अरोड़ा क्लासेज एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कॉस्टिंग के टीचर को हम हायर करते, जिन्हें हम 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देते, ठीक है जी। तो अगर मैं प्रोपराइटर हूं तो मुझे भी वो 1 लाख रुपए की सैलरी खर्चे में चार्ज करनी चाहिए। तो कॉस्टिंग कहता है कि एक्चुअल में सैलरी दे रहे हो या फिर अपना समय दे रहे हो, जहां पर कोई और बंदा हायर किया जाता, अगर आप नहीं होते तो उसकी भी सैलरी चार्ज की जाएगी। तो कॉस्टिंग एक्चुअल खर्चे को और नोशनल खर्चे को दोनों को लेकर चलता है। तो हमारे पास कॉस्टिंग में हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्चुअल खर्चे हैं वो भी आएंगे, और जो नोशनल खर्चे, नोशनल का मतलब होता है एक्चुअल में तो है नहीं पर कंसीडर कर रहे हैं, उसे नोशनल बोला जाता है। तो नोशनल खर्चों को भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे ओनर है वो अपने आप को सैलरी अकाउंट में नहीं दे सकता। अकाउंटिंग क्या कहता है? अकाउंटिंग कहता है जब ट्रांजैक्शन होगी, इवेंट प्लस ट्रांजैक्शन, तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। कॉस्टिंग कहता है कि हमें ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है, अगर आपने समय दिया है तो उस समय की एक कॉस्ट बुक की जानी चाहिए खर्चों के अंदर, तो नोशनल खर्चे को भी लिया जाएगा। तो अपने आप को सैलरी कॉस्टिंग के अंदर दे सकते हैं, उसे हम नोशनल सैलरी बोलेंगे। अगर मेरे जिस स्टूडियो में मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये स्टूडियो मेरा अपना परचेज किया हुआ है, अपना ओन है, तो मेरा अपना ओन स्टूडियो है, तो कॉस्टिंग कहता है कि अगर आपने किराए पर स्टूडियो लिया होता तो आप रेंट दे रहे होते, तो उस स्टूडियो का आप नोशनल रेंट लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए रेंट 50,000 रुपए महीना आपको देना पड़ता, अभी आपका है कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेंट पर होता तो कितने मिलता? 50,000 में। तो नोशनल रेंट को भी बुक करिए, नोशनल सैलरी को भी बुक करिए। अगर मान लीजिए मैंने अपनी ओन फंडिंग कर रखी है, सारा पैसा मेरा अपना लगा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंक से लोन लेता तो उस पर मेरे को देना पड़ता इंटरेस्ट। तो अगर आपका अपना भी पैसा है, मान लो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट जाता जो मैंने नमित अरोड़ा क्लासेज में लगाया हुआ है, तो उसे नोशनल रेंट के इंटरेस्ट के नाम से बुक करिए। तो कॉस्टिंग कहता है एक्चुअल खर्चे भी लो, प्लस ओनर अगर खुद काम कर रहा है तो उसे सैलरी बुक करो, चाहे एक्चुअल में सैलरी नहीं मिल रही। अगर प्रीमाइसिस अपना है तो भी रेंट बुक करो, और अगर आपके फंड्स अपने हैं तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक कर लो। जबकि अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब लेता है? पी एंड एल के बाद, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। नोशनल रेंट नाम की वहां पर कोई चीज ही नहीं है, और ओनर अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, पी एंड एल में उसको बुक नहीं करते। तो कॉस्टिंग हमारे पास क्या रहेगा? बड़ा सिंपल सा, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले एक कंपनी है, और हम यहां पर जितने भी खर्चे हैं वो एक्चुअल हो या नोशनल हो, दोनों को कवर करेंगे। तो कॉस्ट का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने में होने वाले खर्चे, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल हो, सारे कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है जी। अब मैनेजमेंट अकाउंट का क्या काम होता है? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बेसिकली ये मैनेजमेंट का पार्ट है। अब देखिए, हम जब एक कंपनी के अंदर बैठते हैं तो कंपनी के अंदर हमारे पास एक मैनेजमेंट है जो सारी डिसीजन मेकिंग करता है। इसका काम क्या है? प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम इनके होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है जी। तो ये जो प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, इस सब के लिए इनको चाहिए होती है इंफॉर्मेशन।
ये इंफॉर्मेशन इस मैनेजमेंट तक पहुंचाना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके जी। तो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इट असिस्ट मैनेजमेंट, असिस्ट यानी हेल्प करना, बाई प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, किस चीज के लिए? प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हमारे पेपर का नाम देखिए, कॉस्टिंग का मतलब कितना खर्चा हुआ किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस प्रोवाइड करने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब आप मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, जिससे वो प्लानिंग कर पाए, स्टाफिंग कर पाए, ऑर्गेनाइजिंग कर पाए। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है रिलेटेड टू कॉस्टिंग। जैसे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए, प्रोडक्ट पर हमें कितना प्रॉफिट कमाना है। तो हमें प्राइस क्या रखना है, प्रॉफिट क्या कमाना है, हम प्रोडक्ट को खुद बनाएं या फिर आउटसोर्स कर दें। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, ये कंपनी क्या करती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स खुद नहीं बनाती, बल्कि बाहर से बनी बनाई बोतल्स परचेज करती हैं। तो इन्होंने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि बोतल्स हम बनाएं या बाहर से परचेज करें। तो इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे? तो जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस पे कैसे पहुंचता है? कॉस्टिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से रिलेटेड, प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो इंप्रूवमेंट करने हैं उनसे रिलेटेड, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, आर&डी पे कितना खर्च किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्च किया जाए, मार्केटिंग पे कितना खर्च किया जाए। ये सारे जो डिसीजंस हैं जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लेने हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है किससे रिलेटेड? कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो अगर आप कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंचाते हैं जिससे वो कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन ले पाए, तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग निकालना कि टोटल खर्चा कितना लग रहा है, इस पर इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब वो डेटा मैनेजमेंट पर पहुंचाना कि सर इस सर्विस को प्रोवाइड करने में इतना खर्चा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा हो रहा है, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू अब मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए कि आखिर हम इसका प्राइस क्या रखें, हम अपने यहां पर बनाएं या फिर बाहर से बनवाएं। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, खाली बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, ये लो जी खाली बोतल है कोल्ड ड्रिंक की। कोक वालों ने देखा कि ये बोतल हम बनाते हैं तो हमारे पास 2 रुपए की बन रही है, 2 रुपए 20 पैसे की। अब कोक ने पता करा कि बाहर से ये बोतल अगर हम बनी बनाई लें तो हमें 1 रुपए 85 पैसे की पड़ेगी। अब बताइए मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा? आराम से सोचिए, कोक कंपनी खुद बोतल बनाती है तो 2 रुपए 20 पैसे की पड़ रही है, बाहर से बनवाती है तो 1 रुपये 85 पैसे की पड़ रही है। अब मुझे बताइए कोक क्या डिसीजन लेगा, खुद बोतल बनाएगा मेक, या फिर बाजार से खरीदेगा बाय? तो डिसीजन होगा हम बाजार से खरीदेंगे क्योंकि बाजार से सस्ती पड़ रही है, अपने बनाने में महंगी पड़ रही है। डिसीजन मेकिंग हो गई कि मेक और बाय में बाय जीत गया, तो हम मेक नहीं करेंगे यानी प्रोड्यूस नहीं करेंगे बोतल कोक, खुद बोतल नहीं बनाएगा, बाजार से परचेज करेगा। लेकिन इस डिसीजन मेकिंग पर कोक कैसे पहुंचा? क्योंकि उसके पास इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन पहुंची। तो मैन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है कि जो कॉस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के पास पहुंचाइए जिससे वो डिसीजन मेकिंग ले पाए। तो इसे पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हम कॉस्टिंग सीखेंगे। तो शुरू के सारे चैप्टर हमारे कॉस्टिंग से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल स्टैंडर्ड, ये 3 चैप्टर रहेंगे जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर हैं। इसके अंदर हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे, अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और उससे डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो शुरू के जो हमारे सारे चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो सब कॉस्टिंग निकालेंगे कि भाई कितना खर्चा हुआ इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस सर्विस को प्रोवाइड करने में। उसके बाद में फिर हम जो 3 चैप्टर हैं वो हमें कॉस्ट मैनेजमेंट के मिलेंगे कि भैया हमें क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्लियर है? कॉस्टिंग का मतलब खर्चे निकालना,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाना मैनेजमेंट के पास। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंचाना, जिससे वो कॉस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन ले पाए। ओके, अब हमारी जो कॉस्टिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालना, जिससे हम उसका प्राइस सेट कर सकें। प्राइस सेट करने से हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा कि भाई इतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि भाई आखिर हमारी कॉस्ट कितनी आई। तो जैसे मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, इसको बनाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 150 रुपीज। चलो जी, हमने कॉस्ट निकाल ली। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पूरे कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक के अंदर हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट में यही सब तो सीखने वाले हैं कि आखिर कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी जी? 150 रुपए आ गई। ओके, अब 150 रुपए आ गई। अब आपको देखना है कि आप इसका मार्केट प्राइस क्या सेट कर सकते हैं। आज का जो सिनेरियो है, पहले टाइम में क्या होता था कि प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट आती थी या सर्विस की, उसमें प्रॉफिट जोड़ते थे और बेच देते थे। लेकिन आज मार्केट ऐसे काम नहीं करता। आज मार्केट बदल चुका है। आज मार्केट डिसाइड करता है कि सेल प्राइस क्या होगा, और हमारा कंपनी का काम रहता है कि हम कॉस्ट उससे कम रखें। सर ये क्या होगा? मतलब एक बार समझाओ समझाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट खोलता हूं, आराम से सोचना। नमित अरोरा क्लासेज जी, एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब उस इंस्टीट्यूट का पूरा एक बड़ा पूरा ऑफिस वॉफिस बना दिया, पूरा क्लासरूम वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, और मेरा मंथली खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है जी, और यहां पर 500 बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जरा कॉस्ट बताना पर स्टूडेंट पर मंथ। 5 लाख डिवाइड बाई 500, यानी 1000 पर मंथ एक बच्चे का खर्चा हो गया। तो ठीक लग रहा है आपको सुनने में? ओके, अब जरा देखिए, हुआ क्या, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट आया। सिर्फ एक स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट पे 5 लाख रुपए फीस चार्ज कर दूं कि बेटा देख मेरी कॉस्टिंग इतनी आ रही है 5 लाख रुपए, बेटा मैं तेरे से प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं ले रहा, मैं तेरे को फीस बोल रहा हूं, तू 5 लाख रुपए ही दे दे। क्या एक बच्चा सीए की कॉस्टिंग के पेपर की एक महीने की फीस 5 लाख रुपए देगा? आंसर इज नो, नहीं देगा। क्यों भाई? मेरी कॉस्ट आ रही है, मैं तो कॉस्ट की कॉस्ट पे बेच रहा हूं। भाई साहब, आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है ये आपका मैटर है। नमित अरोरा क्लासेज को देखना है उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। बच्चा जो पैसे देगा वो एक सेट होता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच, ये मार्केट में दो तरीके के हमारे सीए के अंदर चलते हैं। मीन फास्ट ट्रैक बैच को एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी बोल देते हैं। तो रेगुलर बैच की न्यूमेरिकल पेपर की फीस 10 से 15 हजार के आसपास हो सकती है, ये एक एक्सेप्टेबल फीस है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। और फास्ट ट्रैक बैच की फीस 4000 से 7000 के बीच में रहती है, ये एक्सेप्टेबल फीस होती है। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है? देखिए, आप को बच्चा, आप कंटेंट कम दे रहे हो, बुक्स कम दे रहे हो, तो आप फीस 4000 रखोगे। आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हो, बहुत क्वालिटी दे रहे हो, तो आप 7000 तक फीस रख सकते हो। अब आप चाहो तो 4 में भी बेच सकते हो, लेकिन आप 7000 तक भी चार्ज कर सकते हो। ऐसे ही रेगुलर के अंदर रहेगा। कम कंटेंट है तो 10,000 रुपए से ज्यादा बच्चा नहीं देगा। ज्यादा कंटेंट दे रहे हो तो 10 से 15 के बीच में आप कोई भी फीस रख सकते हो। अब वो आपकी विल है कि आप 10 रखना चाहते हो या 15। बच्चा आपके कंटेंट के हिसाब से पेमेंट आपको कर देगा, क्लासेज के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से। तो ये मार्केट का एक सिनेरियो हो गया कि भाई इतनी फीस होनी चाहिए। अब अगर मेरी फास्ट ट्रैक बैच एक बच्चे के लिए बनाने की मेरा खर्चा 25,000 रुपए आ रहा है, कि जी मेरी तो कॉस्ट 25,000 रुपए आ रही है, प्रॉफिट में बच्चे से कुछ ले ही नहीं रहा जी, तो मैं बच्चे से फीस लूंगा फास्ट ट्रैक की 25,000। ऐसा नहीं होगा, ना 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 ना। यानी कि जो सेल प्राइस होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई नुकसान में ही नहीं जाता। सोच के देखिए, अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर सेल प्राइस आ जाता है तो दुनिया में कोई नुकसान में जाएगा ही नहीं, सब प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन तब भी लोगों को लॉस क्यों होता है? लॉस इसलिए होता है क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर सेल प्राइस नहीं आता, बल्कि सेल प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट ने डिसाइड कर दिया कि भाई सेल प्राइस 5,000 रुपए होगा, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में 5,000 रुपए में बिक सकता है। ये कैलकुलेटर मार्केट में 250 रुपए में बिक सकता है। ठीक है जी, यहां मैं 250 रुपए कैलकुलेटर के भी लिख रहा हूं और 5,000 रुपए क्लासेज के लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरी ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मेरी कॉस्टिंग है वो मैं 5,000 रुपए से कम लाऊं।
अगर मेरी कॉस्टिंग 6,000 रुपए आ रही है तो मुझे लॉस होगा 1,000 रुपए का, मैं लॉस में आ जाऊंगा। और अगर इस कॉस्टिंग को मैं ले आता हूं 4,000 रुपए पर तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट कैसे होता है? सेल प्राइस से कॉस्ट को कम करके। और सेल प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेल प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। अब आप एक बात देखिए, एप्पल के फोन के लोग 1.5-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्या उसमें कॉस्ट उतनी लग रही है? ऐसा नहीं है। बेसिकली वो ब्रांडिंग ऐसी है कि मार्केट वो प्राइस देने के लिए तैयार है। तो मार्केट प्राइस को सेट करता है कि इस चीज के लिए हम इतने प्राइस देने के लिए तैयार हैं। अब कंपनी का काम है कि वो कॉस्ट उससे कम पर लेकर आए। तो आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस होता है वो मार्केट उसका एक जेन्युइन प्राइस कैप सेट कर देता है। प्राइस कैप ऐसे रहता है, वेरिएशन 10-20% का उसमें मार्जिन रहता है इस तरीके से। जैसे प्राइस 100 रुपए से 125 रुपए तक हो सकता है किसी चीज का, तो ये कैप रहता है। अब 100 से 125 में मैनेजमेंट को जो ठीक लगता है वो प्राइस सेट कर सकता है। अब कॉस्टिंग इससे कम आनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने कैलकुलेटर की कॉस्ट निकाल ली भी 150 रुपए। अब डिटरमाइन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब मान लीजिए इस कैलकुलेटर का जो प्राइस है वो 200 से 250 के बीच में आप रख सकते हो। तो मैनेजमेंट के सामने ऑप्शन आया कि 200 से 250 रुपए आप रख सकते हो। तो यहां पर अब मैनेजमेंट को सोचना है कि हम प्राइस क्या रखें। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो 200 रख दो। अगर आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो 250 रख दो। आपको लगता है इसके बीच में कुछ रखना है वो रख दो, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो दूसरा काम है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, और एंड अकॉर्डिंगली जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे हम सेल प्राइस यहां पर रख देते हैं 225, ये हमने प्राइस रख दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया 75 पर कैलकुलेटर। तो हमारी कॉस्टिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट निकालना, उसके बाद में सेल प्राइस और प्रॉफिट को सेट करना। इसके बाद हमारा तीसरा और चौथा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या चीज होती है और कॉस्ट रिडक्शन क्या चीज होती है? देखिए, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने से पहले हम एक बजट या एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। बजट या फिर स्टैंडर्ड। जैसे आपने अपने पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया कि डेली 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई डेली हम 12 आवर्स पढ़ेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि आपको इस चीज को रिव्यू करना है कि आप डेली 12 घंटे की पढ़ाई करें, यानी जो एक स्टैंडर्ड सेट है उस स्टैंडर्ड पर आप रहें। तो आप अगर डेली 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। अगर आप किसी दिन 11 घंटे पढ़ेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल कहेगा आप गलती कर रहे हो, 1 घंटा आपने कम पढ़ा है। तो यहां पर अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल को इस एग्जाम्पल से रिलेट करके और प्रोडक्ट के ऊपर लाऊं, तो हमने इस प्रोडक्ट के लिए निकाला कि भाई ये जो हमारा कैलकुलेटर है ये 150 रुपए में स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसकी कॉस्टिंग 150 आ रही है तो बिल्कुल ठीक है। 150 से अगर ऊपर चली गई, 156 हो गई, तो कॉस्ट कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल कहेगा गड़बड़ चल रही है। तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल है ये हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर सीखेंगे। वहां पर ये पूरा कॉस्ट कंट्रोल हम देखेंगे कि भाई ये 150 से 156 क्यों हुआ। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। के वेरिएंस आ गया और एडवर्स है, यानी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। 150 की जगह 156 रुपए कॉस्टिंग लग रही है। फिर हम इसका रीजन ढूंढेंगे कि आखिर इस वेरिएंस का रीजन क्या है। ये 6 रुपए आखिर जो एक्स्ट्रा लगे हैं ये एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं, जो भी रीजन होगा फिर हम उसमें करेक्शन करेंगे और ये 6 रुपए क्यों फालतू लगे थे उसको खत्म करेंगे। सर कैसे फालतू लग सकते हैं? हो सकता है मार्केट में मटेरियल की शॉर्टेज हो गई हो, इसलिए हमें मटेरियल जो कैलकुलेटर के बटन्स हैं प्लास्टिक है वो महंगा मिला हो सकता है जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारी लेबर है वो ओवर टाइम कर रही हो, क्योंकि लाइट चली गई थी तो लाइट जाने की वजह से खाली बैठे रहे, फिर रात को ओवर टाइम करना पड़ा तो पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ गए तो कॉस्ट बढ़ गई। तो आराम से रीजन ढूंढिए और उसको रेक्टिफाई करिए। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या कहता है? कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए। तो हमें कंट्रोल में रखना है, बस स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन इसका एडवांस वर्जन है। कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि जैसे आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेटर की 150 रुपए एज पर स्टैंडर्ड अभी आ रही है, तो इस पर और काम करिए और कोशिश करिए कि ये कॉस्ट 150 से थोड़ी और गिर जाए।
145 आ जाए, फिर और काम करिए 140 पर लेकर आइए। तो जो कंपनीज होती हैं जो पुरानी चल रही हैं, सालों साल से काम कर रही हैं, वो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर लगी रहती हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन हर कंपनी हर टाइम करती रहती है। जैसे अगर आप देखेंगे, पुरानी एक्टिवा उठा लो, पुराने चेतक के स्कूटर उठा लो, पुरानी स्विफ्ट की, मारुति की गाड़ियां उठा लो, तो इनका जो फ्रेम होता था वो बहुत मजबूत और मोटा होता था। वो किसी चीज पे टकराया जाए तो ऐसे डेंट नहीं पड़ता था। लेकिन अब इनके फ्रेम बहुत हल्के आने लग गए हैं, जरा सा टच होते ही डेंट लग जाता है। तो बताइए कंपनियां फ्रेम हल्की क्यों कर रही हैं? कॉस्ट रिडक्शन के लिए, जिससे वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस कहता है कि आप R&D करते रहिए, सर्च करते रहिए कहां पर कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, और पूरी कंपनी की एक कोशिश रहनी चाहिए कि धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती चली जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे अगर हम जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट निकालना, दूसरा सेल प्राइस और प्रॉफिट। इसके बाद में कॉस्ट कंट्रोल, यानी स्टैंडर्ड से मैच करती रहनी चाहिए कॉस्ट, स्टैंडर्ड या बजट से ऊपर ज्यादा नहीं जानी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि हमेशा कोशिश करो कि कॉस्ट को कम से कम कर लो। और फिर हमारे पास आता है लास्ट, जो हमारा मेन काम है, मैनेजमेंट को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट निकालना, सेल प्राइस और प्रॉफिट निकालना, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन और मैनेजमेंट को हेल्प करना। अब सर कॉस्टिंग निकलेगी कैसे? तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हमारे पास पहले सारे के सारे जितनी भी कॉस्टिंग के अंदर खर्चे हैं, उन्हें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला एलिमेंट है मटेरियल, दूसरा एलिमेंट है एम्प्लॉय या लेबर, और तीसरा है अदर एक्सपेंसेज। मटेरियल कॉस्ट कहता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसमें कुछ कॉमोडिटीज लगती हैं। कॉमोडिटीज क्या होती है बताता हूं अभी आपको। उसमें कुछ मटेरियल लगता है। मटेरियल किस किस फॉर्म में हो सकता है? मटेरियल लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अभी आराम से बताऊंगा इसको। फिर दूसरा कहते हैं कि दूसरी है हमारे पास एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है जितनी भी ह्यूमन फोर्स हमारी कंपनी में काम कर रही है, वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगी। और जो ना मटेरियल है ना एम्प्लॉय है, वो अदर एक्सपेंसेज के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में स्क्रीन लगी हुई है, तो हमने कांच खरीदा होगा। कांच कॉमोडिटी है, मटेरियल है। ये सोलर का वो होता है शायद, सोलर एनर्जी से, मतलब ये रोशनी में चलता रहेगा, इसमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती इसकी वजह से। तो ये भी हमारा मटेरियल है। ये जो पूरा प्लास्टिक है, मटेरियल है। ये जो बटन्स हैं, मटेरियल है। बटन के ऊपर जो प्रिंटिंग हो रखी है, वो प्रिंट इंक होती है, वो भी मटेरियल। आप बताइए इंक कैसी हुई? इंक लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो लिक्विड फॉर्म में इंक हमने खरीदी, वो भी मटेरियल थी। जो हमने प्लास्टिक खरीदा, वो भी मटेरियल था। ये जो ग्लास है, ये हमने जो खरीदा, ये भी मटेरियल था। इसमें पीछे पेच लगे हुए हैं, वो भी मटेरियल है। और सबने, आपने कैलकुलेटर खोल के देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारी चिप वगैरह लगी होती है, वो सब मटेरियल है। ओके, ये सारा जो मटेरियल है, ये इस कैलकुलेटर के लिए डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि ये इस प्रोडक्ट के अंदर नजर आ रहा है। बोले तो मटेरियल का मतलब है कोई भी कमोडिटी, वो लिक्विड की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो, वो सॉलिड की फॉर्म में हो, और प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया गया है, तो वो मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। अगर इस प्रोडक्ट के अंदर वो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको इन्होंने कहा कि फिर हम डायरेक्ट मटेरियल मानेंगे। ओके, फिर इन्होंने कहा कि कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है जो प्रोडक्ट में नजर नहीं आएगा। कि कैसे? जैसे मान लीजिए हमारी फैक्ट्री के अंदर लाइट चली गई, जनरेटर के अंदर हमने डीजल डाला जिससे हमारे पास लाइट वापस आ जाए और काम चले। अब बताइए जनरेटर में जो डीजल डला है, वो डीजल लिक्विड फॉर्म में है और मटेरियल है या नहीं? बिल्कुल मटेरियल है। ओके, पर क्या वो डीजल इस कैलकुलेटर में नजर आ रहा है? नहीं। क्या वो डीजल इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए ही खर्च हुआ था जिससे फैक्ट्री में मशीनें चलें? यस। तो डीजल इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए ही खर्च हुआ है जिससे लाइट आए, मशीनें चले और कैलकुलेटर बने। पर डीजल इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते कि भाई यहां डीजल दिख रहा है जी, यहां स्क्रीन दिख रही है, बटन दिख रहे हैं, बटनों पे इंक दिख रही है, कैलकुलेटर में प्लास्टिक दिख रही है, कैलकुलेटर को खोलेंगे अंदर चिप्स दिखेंगी, वो सब मटेरियल डायरेक्ट है। जो डीजल है वो इनडायरेक्ट है। ऐसी फैक्ट्री की सुबह सफाई हो रही है, सफाई के लिए हमने फिनाइल, लाइजोल, कई सारे वो आते हैं, वो डाले, जो भी लिक्विड फॉर्म से हम साफ करते हैं, साबुन वगैरह जो भी आया लिक्विड फॉर्म में होता है, वो उससे झाड़ू पोछा लग रहा है जी वहां पर पूरी फैक्ट्री में, जिससे सफाई हो। बताइए वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड कैसा मटेरियल है? इनडायरेक्ट।
क्योंकि कैलकुलेटर में सीधे नहीं है। ऐसे ही जिन मशीनों के ऊपर कैलकुलेटर बना, उन मशीनों के अंदर ग्रीस उसके अंदर मोबिल्स ऑयल डलते हैं कई मशीनों में, कई में ग्रीसिंग होती है, तो इन्हें ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं, जो मशीनों को स्मूथली चलाने के लिए यूज होते हैं। क्या आपको इसके अंदर वो सब कुछ दिख रहा है कैलकुलेटर में? नहीं, वो तो मशीन के अंदर है, मशीन में लगा हुआ है, लेकिन वो मशीन तो इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए चल रही है ना। वो पूरी फैक्ट्री ही इस कैलकुलेटर के लिए चल रही है, तो पूरा फैक्ट्री सेटअप ये कैलकुलेटर बनाने के काम आता है। तो बताइए, पूरा फैक्ट्री सेटअप सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ है कि कैलकुलेटर बने। फैक्ट्री में सारे खर्चे जो हो रहे हैं वो इस कैलकुलेटर के लिए हो रहे हैं। पर जो डीजल है वो मटेरियल है, जो साबुन आपने जमीन पे डाल के पोंछा मारा वो भी मटेरियल है, जो मशीनों के अंदर ल्यूब्रिकेंट्स लग रहे हैं वो भी मटेरियल है, लेकिन वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर नजर नहीं आ रहे। तो मटेरियल का मतलब है कोई भी कॉमोडिटी। अब हमारी फैक्ट्री के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, आग लगेगी तो उसमें से गैस निकलेगी, उस गैस से आग बुझ जाएगी। अब बताइए, आग लग गई, फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर की गैस है वो भी मटेरियल है, वो गैस फॉर्म में है। तो हमारे पास गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, ये सारे के सारे मटेरियल हैं। फिनिश गुड्स में, प्रोडक्ट में अगर नजर आएंगे तो डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट। तो बताइए, डीजल कैसा खर्चा है जो जनरेटर में डाला? इनडायरेक्ट। हमारे पास ल्यूब्रिकेंट कैसा खर्चा है? इनडायरेक्ट। हमने सफाई के लिए इस्तेमाल किया कोई भी साबुन वगैरह? इनडायरेक्ट। वॉशरूम में हाथ धोने के लिए हमारे पास में हैंड वॉश है, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि कैलकुलेटर में नजर नहीं आ रहा, पर उस फैक्ट्री के अंदर खर्च हो रहा है, यानी कैलकुलेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल है। ओके, तो ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बांट दिए जाते हैं। फिर आती है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब जितना भी एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, जो भी लेबर फोर्स है, वो सारे के सारे। चपरासी, वॉचमैन एम्प्लॉय हैं। जो एम्प्लॉय मशीनों पे काम कर रहे हैं और कैलकुलेटर बना रहे हैं वो भी एम्प्लॉय हैं। एक सुपरवाइजर घूम रहा है और वो देख रहा है सब लोग ठीक काम कर रहे हैं नहीं, वो भी एम्प्लॉय है। इन सब के ऊपर फैक्ट्री का मैनेजर बैठा हुआ है, वो भी एम्प्लॉय है। इस फैक्ट्री के मैनेजर के ऊपर प्रोडक्शन मैनेजर बैठा हुआ है, वो भी एम्प्लॉय है। प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर चीफ प्रोडक्शन मैनेजर है, वो भी एम्प्लॉय है। डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, वो भी एम्प्लॉय हैं। सीए बैठे हुए हैं कंपनी में, वो भी एम्प्लॉय हैं। तो जितनी भी ह्यूमन फोर्स पूरी कंपनी में, सब एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आती है। तो हमारे डायरेक्टर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, हमारे सीईओ सीएफओ हों, प्रोडक्शन मैनेजर हों, हमारे सुपरवाइजर हों, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, क्लर्क हो, स्टाफ हो, कोई हमारा एक चौकीदार बैठा हुआ है, हमारा एक सफाई वाला है, सब सबके सब क्या है? सब एम्प्लॉय हैं। तो इसको हमने कहा कि भाई ये एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगी। इनमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने में काम करेंगे। तो जो एम्प्लॉय इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मशीनों पर काम कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा, ये कैलकुलेटर कुछ मशीनों पे बन रहा होगा। जो एम्प्लॉयज, जो लेबर इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मशीनों पर काम कर रही है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। उसके अलावा सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब जरा आपको बताना है, चौकीदार बैठा हुआ है फैक्ट्री के बाहर कि चोरी ना हो जाए, कैसा एम्प्लॉय है? इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर घूम रहा है लेकिन अपने हाथों से मशीनों पर काम नहीं कर रहा, वो सुपरवाइजर क्या है? इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन मैनेजर, फैक्ट्री का मैनेजर क्या है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। और सीए क्या है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, वो कैलकुलेटर नहीं बना रहे अपने हाथों से। डायरेक्टर्स क्या है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। तो ये सब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है। डायरेक्ट एम्प्लॉय सिर्फ कौन? जो अपने हाथों से कैलकुलेटर बनाएंगे। फिर आते हैं हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। कोई भी खर्चा जो ना तो मटेरियल है और ना ही लेबर है, वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। बताइए, इलेक्ट्रिसिटी ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, तो अदर एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, रेंट ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मशीन का डेप्रीशिएशन, मशीन का डेप्रीशिएशन ना तो मटेरियल है ना लेबर है, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आप किसी चीज पर रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो अदर एक्सपेंसेस। आपने कोई लाइसेंस फीस दी है, अदर एक्सपेंसेस। तो जो भी चीज मटेरियल या एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, मटेरियल के लिए सॉलिड, गैस या लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए और वो फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए। एम्प्लॉय कॉस्ट, जितने भी वर्कर्स हैं वो सब आ जाएंगे उसके अंदर। अपर स्टाफ हो, लोअर स्टाफ हो, सबको हम यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे। और अदर एक्सपेंसेज के अंदर जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेज में आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेज जो सीधे रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट से, वो डायरेक्ट, और जो सीधे रिलेटेड नहीं होंगे वो इनडायरेक्ट। जैसे पूरे फैक्ट्री की लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी।
आपने फैक्ट्री चलाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है कि हम कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, हमें लाइसेंस दो फैक्ट्री चलाने का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इस कैलकुलेटर के अंदर एक चिप लगी हुई है, वो चिप एक कंपनी बेचती है और उसकी आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। तो कैलकुलेटर में एक चिप है जिसकी आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है, तो वो रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस आपका हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी लैपटॉप लेते हो, विंडोज लैपटॉप की बात कर रहा हूं, तो लैपटॉप के अंदर विंडोज का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। हर लैपटॉप में एक विंडो होगी, उसकी एक की होगी, तो हर लैपटॉप पर एक की जनरेट होती है जो माइक्रोसॉफ्ट करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट हर उस की के विंडोज के पैसे लेता है लाइसेंस फी के नाम से। तो बताइए, हर लैपटॉप के अंदर विंडोज की पड़ी हुई है, विंडोज का लाइसेंस है, वो खर्चा कैसा माना जाएगा लैपटॉप के लिए? तो सबसे पहली चीज, विंडो की जो की है, जो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो मटेरियल है, क्योंकि ना वो लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, ठीक है, तो वो मटेरियल नहीं है, ना वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, तो आएगा अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस में कैसा, क्या वो लैपटॉप से जुड़ा हुआ सीधा खर्चा है? यस, हर एक लैपटॉप की सेपरेट की है, उसकी सेपरेट लाइसेंस फी गई है, तो फिर यहां पर जो भी माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट हो रही है विंडोज के लिए लाइसेंस फी की, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल लेते हो, सैमसंग का मोबाइल लिया है, वीवो, ओप्पो, सब एंड्रॉइड पे चलते हैं, आईफोन आईओएस पे चलता है, उसके अलावा सब एंड्रॉइड पे चलते हैं। एंड्रॉइड कंपनी गूगल के पास है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे आपका मोबाइल पूरा रन करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हर मोबाइल कंपनी रॉयल्टी देती है गूगल को कि भाई हमारे को एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस, क्योंकि वो उस मोबाइल के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस फी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक पैसे जाते हैं, हर मोबाइल की एक पेमेंट जाती है एंड्रॉइड कंपनी को यानी गूगल कंपनी को, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, बाकी इनडायरेक्ट। चलिए एक बार जरा ये बताते हैं, एलिमेंट कितने हैं कॉस्टिंग के अंदर? तीन, मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? कोई भी कॉमोडिटी मटेरियल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा, अगर वो फिनिश गुड्स में साफ साफ नजर आ रहा है, जैसे कि भाई अरे कैलकुलेटर के बटन, अरे ये इंक, अरे ये शीशा, अरे इसके अंदर जो सेल लगा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है। अरे डीजल डाला था जनरेटर में, अरे सफाई के लिए साबुन यूज हुआ था, अरे भैया और आपके क्या इस्तेमाल कर लिया मटेरियल में, मशीनों के अंदर ल्यूब्रिकेंट्स थे, वो इस कैलकुलेटर में कहां दिख रहे हैं? वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी दूसरी, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो अपने हाथों से कैलकुलेटर बना रहे हैं मशीनों पे, वो डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। और अदर एक्सपेंसेज के अंदर अगर कोई खर्चा प्रोडक्ट से सीधा रिलेटेड है, लैपटॉप से सीधी रिलेटेड है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, मोबाइल से सीधे रिलेटेड है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, तो ये जो रॉयल्टी लाइसेंस फी है ये डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाएंगे। अब क्या किया इन्होंने, पहले तो तीन पार्ट में बांट दिए सारे खर्चों को। तो कॉस्टिंग के अंदर हमारे तीन पार्ट में खर्चा रहेगा। मटेरियल कॉस्ट हमारा चैप्टर 1 है, एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा चैप्टर 2 है, अदर एक्सपेंसेज के लिए हमारे पास चैप्टर नहीं है, ओवरहेड हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, फिर एक डायरेक्ट एक्सपेंस और आएगा, वो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 बनेगा। तो हमारे पास तीन पार्ट में बांट दिया, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। मटेरियल का एक हिस्सा डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ऐसे ही एम्प्लॉय का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, और एक्सपेंसेज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को एक जगह पर रखा और बोले इसको हम नाम देंगे ओवरहेड्स। तो सबसे पहले क्या करा, तीन पार्ट में बांटा सारे खर्चों को, कॉस्ट के तीन हिस्से कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। अब मटेरियल का इनडायरेक्ट हिस्सा, एम्प्लॉय का इनडायरेक्ट हिस्सा, अदर एक्सपेंस का इनडायरेक्ट हिस्से को मर्ज करके नाम दिया ओवरहेड्स, कि ये ओवरहेड्स बनेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स को कहा गया कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं यानी फैक्ट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं यानी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, सेलिंग यानी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन यानी सामान को घर तक पहुंचाने का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास चार पार्ट में इसको बांटा गया। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे जोड़ लो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी जो हेड ऑफिस होता है, जो मैनेजमेंट होता है। तो देखिए हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास जनरली एक फैक्ट्री रहती है जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, ओके। एक इनका हेड ऑफिस होता है, बड़ा सुंदर सा शीशे वाली बिल्डिंग लगी हुई है, सारे डायरेक्टर, सीए वगैरह वो सब यहां बैठते हैं, ये हेड ऑफिस है।
तो इसके सारे खर्चे एडमिन ओवरहेड कहलाते हैं, एडमिन ओवरहेड, ये फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड। एक हमारी टीम बैठी रहती है जिसका काम होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग यानी भाई शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना लो और सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बना लो, इस ओटीटी चैनल को फाइनेंस करो, या फिर इस फिल्म को स्पॉन्सर करो, या फिर बोर्ड लगाओ, बैनर लगाओ, ये सब मार्केटिंग का काम है। तो मार्केटिंग प्लस ये जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, इसको पूरे देश में फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं जिससे सामान आपके पास पहुंचता है। तो दुकान दुकान सामान चला जाए उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टीजमेंट के लिए मार्केटिंग चैनल, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पूरा हेड ऑफिस को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, अकाउंटिंग को मैनेज करना, ये सब हेड ऑफिस का काम है, डिसीजन मेकिंग लेना, डायरेक्टर्स यहीं बैठते हैं। और एक फैक्ट्री है जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है। इस तरह से हमारा पूरा सेटअप आपको नजर आएगा। तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, हेड ऑफिस का काम है सारा डिसीजन मेकिंग का, फाइनेंस अरेंज करने का, अकाउंटिंग का, जो भी लीगल कंप्लायंस है वो पूरी करना, ये सब हेड ऑफिस का काम है। मार्केटिंग वालों का काम है प्रोडक्ट को मार्केट करना, एडवर्टीजमेंट करना, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम है सामान को घर घर तक पहुंचाना। तो ओवरहेड को इस तरह से हमारे पास बांट के दिया गया कि हमारे पास जितने भी ओवरहेड हैं हम उसको बांट देते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, तो हमारे पास कॉस्टिंग के तीन एलिमेंट, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। इन तीनों एलिमेंट के दो हिस्से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारे पास जुड़कर बन जाते हैं ओवरहेड। फिर ओवरहेड के फर्दर हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। अब बचे सर ये डायरेक्ट मटेरियल। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कहां जाएंगे? इन तीनों को जोड़कर बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम का मतलब मेन कॉस्ट। तो इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, कि ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट है, ये मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्टिंग का आपका रहेगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो मेजर कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि इसकी मेजर कॉस्ट में जो कैलकुलेटर में लगा हुआ ये सारा मटेरियल है, जिन एम्प्लॉयज ने इस कैलकुलेटर को हाथों से बनाया है, और जो इसके कोई भी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस वगैरह जा रही है, वो इसका मेजर खर्चा है, तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई कॉस्टिंग का कैसे क्लासिफिकेशन चलता है, तो बड़ा सिंपल सा है कि जी कॉस्टिंग को हम तीन एलिमेंट्स के हिसाब से बांट सकते हैं, मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस। फिर इन सारे एलिमेंट्स को फर्दर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितने भी डायरेक्ट पोर्शन है ये सब बनेंगे प्राइम कॉस्ट, और जितने भी इनडायरेक्ट पोर्शन है ये बनेंगे ओवरहेड्स। काम खत्म। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 रहेगा मटेरियल कॉस्ट, जो कल से स्टार्ट होगा। फिर चैप्टर नंबर 2 देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर चैप्टर नंबर 3 देखेंगे ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए न्यू कोर्स में एक चैप्टर ऐड हुआ है, उसका नंबर दिया है हमने चैप्टर नंबर 7, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके बाद में हम बना सकते हैं कि टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, और ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट शीट। अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास इंडेक्स, तो मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, यहां तक का आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो एक हमारे पास होती है भाई कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब है सारे खर्चे जोड़ के एक साथ लिखना। इसको बनाना बड़ा ही सिंपल होता है, पूरा चैप्टर रहेगा ये। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी प्राइम कॉस्ट पहले जोड़ लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के डायरेक्ट खर्चे जोड़ लेंगे, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेज, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएंगे। बस डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट इस तरह से निकलती है। अब जैसे हमारे को इस कैलकुलेटर की कॉस्टिंग निकालनी है, तो डायरेक्ट मटेरियल इसमें 50 रुपए का है, डायरेक्ट एम्प्लॉय इसमें 30 रुपए और डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें 20 रुपए, 100 रुपीज हो गई इसकी प्राइम कॉस्ट। फिर इसके प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन और सेलिंग ओवरहेड कितने रहे, इन सबको हमने जोड़ा, ये सब रहे 50 रुपए। तो 150 रुपए इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आई। इसमें प्रॉफिट जोड़ा हमने 75 और इसका सेल प्राइस 225 रुपए रख दिया, कॉस्टिंग खत्म हो गई। बहुत ही आसान है। तो आज हमने जो देखा है वो हमने कॉस्टिंग का एक सिंपल सा आइडिया लिया है। अब हम ये सारी चीजें बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, तो हमें बहुत मजा आने वाला है।
आप लोगों को बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं क्लास में करवाऊंगा वो आपको राइटिंग में, ध्यान रखिएगा, वो आपको राइटिंग में करना है। क्लास को स्पीड में मत देखिएगा, जैसे मैं बताऊं और कहूं वैसे आप पढ़ते रहिएगा। आपको कोई भी कोस्टिंग में पास होने से नहीं रोक सकता। पास होना छोटी चीज है, एग्जामिशन आएगी ही आएगी, 80-90 नंबर तक आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो फास्ट ट्रैक को बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं आपकी एग्जामिशन या आपके 80-90 नंबर कहीं भी नहीं गए। गारंटी की बातें इतने आ जाएंगे, बस जैसे मैं कहूं बिल्कुल वैसे ही करते रहना। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम तक आपके लिए उस पर बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। और दूसरा, आप यूट्यूब चैनल है नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर हम लास्ट में सारे रिवीजन जो करवाते हैं, एग्जाम से पहले हमारा रिवीजन आता है, वो रिवीजन वगैरह भी वहां पर आएगा। बाकी किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरीके से हम लोग अब कोस्टिंग को लेकर चलेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट। बुक्स आपके पास होंगी, नोट्स आपके लिए रजिस्टर लेकर आइएगा, रजिस्टर लेकर बैठिएगा। क्लास में क्या क्या लेकर बैठे हैं वो मैं बता देता हूं। आपके पास एक तो नोटबुक आपकी रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा पानी लेके बैठना, क्योंकि लिखवाते लिखवाते थकवा दूंगा मैं आपको 2 घंटे में। और दूसरा, कैलकुलेटर जरूर लेकर बैठिएगा। इन तीनों चीजों को लेकर बैठिएगा और क्लास को एंजॉय करेगा। तो हम लोग मिलते हैं कल से और स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग को मटेरियल कॉस्ट के साथ। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।